एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं आज आपको क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड एक्सप्लेन करूँगी। चैप्टर का नेम है मेजर सिविलाइजेशंस ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है, इसीलिए मैं इसे दो पार्ट में मैंने इसे डिवाइड किया है। वन पार्ट आज कराऊंगी मैं और सेकंड पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है थ्रो लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द इजिप्ट। इजिप्ट में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में बताइए। द सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट इजिप्ट वाज सिविलाइजेशन ऑफ हाई ऑर्डर। जो इजिप्ट की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी या फिर इजिप्ट की जो सभ्यता थी वो बहुत ही उच्च लेवल की थी। इट्स एडमिनिस्ट्रेशंस वाज आल्सो वेरी एफिशिएंट। इसका जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो बहुत पर्याप्त थी, बहुत अच्छी थी। हुज मेन एस्पेक्ट वर एज फॉलो। इसकी बहुत सारी विशेषताएं दी गई हैं जो कि वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था थी। सबसे पहले है वहाँ पर फ़राहो। जो फ़राहो वहाँ के इजिप्ट के राजा हुआ करते थे। राजा को वहाँ पर फ़राहो बोला जाता था। द किंग वॉज कॉल्ड फ़राहो। द फ़राहोस हैड अनलिमिटेड पावर। और जो इजिप्ट का राजा होता था उसके पास अनलिमिटेड पावर्स रहती थी, बहुत सारी शक्तियाँ रहती थी उसके पास। दे वर autocratic in nature. All the power of governance were vested in their hand. और वो ऑटोक्रेटिक हम बोलते हैं कि जिसका एक शासन हो, उसी के हाथों में सारा शासन था और सारी जितनी भी पावर्स थी सरकार की वो राजा के हाथों में ही निहित थी। द फ़राहो वाज कंसिडर्ड एज गॉड। क्योंकि इजिप्ट में राजा को ही भगवान के रूप में देखा जाता था, राजा को ही भगवान मानते थे। हमारा सेकंड जो इसकी क्वालिटी है वो है मिनिस्टर्स। आफ्टर द फ़राहो द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस वाज ऑफ द मिनिस्टर हु हेल्प हिम इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। राजा के बाद एक दूसरा जो प्लेस है, जो स्थान है वो है मिनिस्टर का था, जो कि बहुत महत्व रखता था इजिप्ट में। जो मिनिस्टर हुआ करते थे वो राजा की हेल्प किया करते थे प्रशासन को चलाने में। द मेन फंक्शन वाज टू कलेक्ट टैक्सेस एंड कीप ट्रैक ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और जो मुख्य काम था, जो मिनिस्टर का मुख्य काम क्या था कि वो टैक्स कलेक्ट करते थे, करों को इकट्ठा करते थे, कलेक्ट करके कर को, और वो ट्रैक इन इनकम, वही राजा की इनकम का साधन था। और आय और व्यय का वही उनका साधन था, उसी से खर्च किया जाता था। जो भी राज्य के द्वारा व्यय किया जाता था और कमाई का जो साधन था वो ही था टैक्सेस। नंबर थर्ड पर आते हैं काउंसिल्स। इन द कोर्ट ऑफ द फ़राहो, राजा के दरबार में, फ़राहो के दरबार में देयर वाज अ सेपरेट काउंसिल ऑफ द ओल्ड कोर्टायर्स। पुराने मंत्री थे और जिन्हें कि हम काउंसिल बोल सकते हैं। इट वॉज कॉल्ड सरू, जिन्हें कि इजिप्ट में सरू नाम से जाना जाता था। दिस असेंबली गेव एडवाइस टू द फ़राहो। ये जो काउंसिल हुआ करती थी ये राजा को सलाह दिया करती थी। नंबर फोर्थ पर है प्रोविंशियल रूल। जो प्रांतीय जो शासन था वो किस तरह चलाया जाता था वहाँ पर। द फ़राहो हैड डिवाइडेड द एम्पायर इनटू मैनी प्रोविंसेस फॉर द कन्वेंस ऑफ द रूल। द प्रोविंस वाज नेम्ड नोम। जो फ़राहो था उसने कई सारे प्रांतों में अपने साम्राज्य को बांट दिया था और जो प्रोविंस होते थे उनका नाम होता था नोम। एंड इट्स रूलर वाज कॉल्ड नोमार्क। और जो प्रांतों का नाम नोम हुआ करता था और जो उन्हें चलाने वाले जो शासक हुआ करते थे उनको नोमार्क कहा जाता था। हु वॉज अपॉइंटेड बाय द फ़राहो।
जिन्हें कि फ़राहो अपॉइंटेड करता था। जो राजा होता था वो उसने अपने साम्राज्य को बहुत सारे हिस्सों में बांट दिया था, जिन्हें कि प्रांत के नाम से जाना जाता था। उन प्रांतों को सरू कहा जाता, उन प्रांतों को नोम के नाम से जाना जाता था। और जो वहाँ के जिस व्यक्ति को वो शासन चलाने के लिए दिया जाता था उन्हें नोमार्क कहा जाता था। और ये नोमार्क जो व्यक्ति सेलेक्ट किए जाते थे, नियुक्त किए जाते थे, वो राजा के द्वारा सेलेक्ट किए जाते थे। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ की लोकल प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेजेस वॉज इन द हैंड ऑफ द लोकल फेडरल। वहाँ की जो गाँवों की जो व्यवस्था थी वो सामंत हुआ करते थे, सामंतों के हाथों में होती थी। हु हैड पुलिस, जो कि वहाँ की पुलिस भी मानी जाती थी, एंड जुडिशियल पावर, और उनके पास न्यायिक शक्तियाँ भी होती थी। ईच टाउन हैज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। हर गांव में, हर कस्बे में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हुआ करता था। हिज मेन फंक्शन वर टू मेंटेन पीस। और उसका मुख्य काम गांव में या कस्बे में क्या हुआ करता था कि कस्बे में शांति बनाए रखे और रिवेन्यू को कलेक्ट करे, टैक्सेस को कलेक्ट करे। नेक्स्ट जो उसकी विशेषता बताई गई है इजिप्ट की, वो थी जुडिशरी सिस्टम, न्यायिक व्यवस्था। द फराहो वाज द चीफ जज ऑफ द स्टेट। पूरे राज्य का जो जज हुआ करता था, मुख्य न्यायाधीश होता था, वो फराहो ही होता था। द केस वाज कंडक्टेड इन रिटन फॉर्म। और जो भी वहाँ पर केस होता था, कोई अपराध या क्राइम होता था, तो उसको रिटन में दिया जाता था, रिटन फॉर्म में। द केस वाज डिसाइडेड विद इन 3 days। और उस केस का जो सॉल्यूशन होता था वो 3 दिन के अंदर अंदर हो जाता था। द पनिशमेंट वर वेरी हार्श, सच एज कटिंग अ बॉडी पार्ट, एक्सप्ल्यूशन फ्रॉम द कंट्री एट्सेट्रा। और जो उनका दंड हुआ करता था, राजा जो दंड देता था वो बहुत ही खतरनाक दंड देता था। वो जैसे कि जो भी अपराधी पाया जाता था उसके बॉडी के पार्ट्स को काट दिया जाता था। फियर ऑफ पनिशमेंट यूज टू रिड्यूस क्राइम। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिससे कि उस राज्य में क्राइम रिड्यूस हो जाएं, कम हो जाएं, इसीलिए राजा ने वहाँ पर बहुत कठोर दंड को रखा। नेक्स्ट क्वालिटी है हमारी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ की सैन्य संगठन कैसा था। इनिशियली द फराहो ऑफ इजिप्ट डिड नॉट हैव अ स्टैंडिंग आर्मी। शुरुआत में जो फराहो होता था इजिप्ट का, उसकी स्थायी सेना नहीं थी। देयर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वाज फेडरल। उसकी जो सैन्य संगठन होता था वो सामंतों को ही सिलेक्ट करता था। दे यूज टू गेट सोल्जर्स एज पर द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द फेडरल लॉर्ड। जैसे कि सामंतों को जितनी ज़रूरत हुआ करती थी वो उतने ही सैनिक रख लेते थे। एट द टाइम ऑफ द 4th डायनेस्टी, जब चौथे वंश का वहाँ पर राजा बना, द फराहो अरेंज फॉर अ स्टैंडिंग आर्मी। तो चौथे नंबर का जो उस वंश का राजा बना, उसने वहाँ पर एक स्थायी सेना का संगठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इजिप्ट टू द वर्ल्ड। जो इजिप्ट देश है उसमें ऐसा क्या था, उस संसार को उस देश से क्या मिला। नंबर फर्स्ट है, इजिप्ट प्रोवाइड अ ईयर एंड कैलेंडर ऑफ 365 days टू द वर्ल्ड। सबसे पहले जो इजिप्ट ने हमें प्रोवाइड किया वो साल बताया, और जो कैलेंडर होता है 365 दिन का, संसार को उसके बारे में बताया। वहीं से हमें पता चला, वहीं से इंट्रोड्यूस हुआ। द इजिप्शियन इन्वेंटेड द सन क्लॉक। और जो इजिप्शियन वहाँ के व्यक्ति थे उन्होंने सन क्लॉक का आविष्कार किया और वाटर क्लॉक का भी आविष्कार किया। दे मेड मैनी डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ द मेडिसिन। और उन्होंने दवाइयों की फील्ड में भी बहुत सारे आविष्कार किए। दे प्रिपेयर्ड अ केमिकल कोटिंग दैट कुड प्रिजर्व द डेड बॉडी फॉर द सेंचुरीज। और मिस्र के व्यक्तियों ने, इजिप्ट के व्यक्तियों ने एक ऐसी
मेडिसिन बनाई जिससे कि डेड बॉडी को बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सके। दिस इज़ हाउ दे मेड ममीज़, यही है कि इस वजह से ही वो ममीज़ बनाते हैं, वहाँ पर ममीज़ बनाई जाती हैं इजिप्ट में, जो कि बहुत फेमस है। द नेम ऑफ 600 मेडिसिन्स रिलेटेड टू वेरियस डिजीज़, और उन्होंने 600 लगभग वैरायटी की जो डिजीज़ बीमारियां होती हैं उनके लिए मेडिसिन का आविष्कार किया। आर मेंशन इन द इजिप्शियन लिस्ट, वो इजिप्शियन लिस्ट में है आज भी। दे प्रोपोगेट द प्रिंसिपल ऑफ मोनोथ्रीज्म, और उन्होंने मोनोथ्रीज्म का प्रचार किया। देयर pyramid एंड टेम्पल आर द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ द आर्किटेक्चर, और उनकी जो आर्किटेक्चर में जो पैरामिड है वो सबसे पहले आते हैं। पैरामिड पूरे संसार में इजिप्ट के बहुत फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। स्टेटस ऑफ स्पैनिक्स मेड दैम, ये स्टैचू जो बनाई गई थी स्पैनिक्स की वो वहीं पर बनी थी। विद अ लॉयंस बॉडी, जिसकी के बॉडी लॉयन की है, शरीर सारा लॉयन का है। एंड अ ह्यूमन हेड, और जो उसका मुंह है, हेड है, वो एक ह्यूमन का दिया गया है। इज़ वेरी अट्रैक्टिव, जो कि बहुत ही आकर्षक वाली बात है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्क्राइब द पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिलीजियस एंड सोशल लाइफ ऑफ द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी उसमें जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और धार्मिक, सोशल, इन सब के बारे में, इन सभ्यताओं के बारे में डिस्कस कीजिए। आंसर है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया इज़ अ ग्रीक वर्ड। जो मेसोपोटामिया शब्द है वो ग्रीक शब्द है, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है रीजन, एक ऐसा क्षेत्र जो कि दो नदियों के बीच का होता है, जिसे कि हम हिंदी में दोआब बोलते हैं। टू रिवर्स नेम्ड ट्रिगिस एंड यूफ्रेट्स फ्लो इन इराक। इराक में दो नदियां बहती थी, टिर्गिस और यूफ्रेट्स। इनके बीच में जो स्थान होता था उसे मेसोपोटामिया कहा जाता था। द वैली सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ रिवर इज़ कॉल्ड मेसोपोटामिया। उन दोनों रिवर के बीच में जो वैली, जो घाटी स्थित थी, उसी को मेसोपोटामिया कहा गया है। इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, 3 सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड हेयर। प्राचीन समय में यहाँ पर 3 तरह की सभ्यता फ्लरिश, फली फूली। One by one these civilizations were the civilization of the सुमेरिया। सबसे पहले जो एक सिविलाइजेशन, जो एक सभ्यता है वो थी सुमेरिया की। एंड द सिविलाइजेशन ऑफ द बेबीलोन एंड द सिविलाइजेशन ऑफ आइस्त्रिया की सभ्यता, और सुमेरिया की और बेबीलोन की, जो 3 सभ्यताएं हैं वो बहुत फेमस हैं। द कलेक्टिव नेम ऑफ दीज 3 इज़ द सिविलाइजेशन ऑफ द मेसोपोटामिया। इन तीनों सभ्यताओं को मिलाकर ही मेसोपोटामिया की सभ्यता कही जाती है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज़ एज फॉलो। और इनके बारे में दिया गया है कि मिस्र, जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, उनकी जो राजनीतिक जीवन है और आर्थिक जीवन और धार्मिक और सोशल जो लाइफ थी उनकी किस बारे में, किस तरह की थी। नंबर फर्स्ट है पॉलिटिकल लाइफ। इन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, जो मेसोपोटामिया सभ्यता की जो राजनीतिक जो जीवन था, द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हैड अ प्रोमिनेंट प्लेस। वो एक, उनका जो प्रशासन व्यवस्था थी वो बहुत प्रभुत्व, उस स्थान को बहुत प्रभुत्व, इम्पोर्टेंस थी, वो बहुत पावरफुल थी। द रूलर्स वर ऑटोक्रेटिक एंड दे हैड कंप्लीट कंट्रोल। जो शासक होते थे वो बिल्कुल ऑटोक्रेटिक होते थे, उनका अपना ही शासन होता था, कंट्रोल होता था। एंड दे हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एम्पायर, और वो खुद पूरे साम्राज्य पर कंट्रोल रखते थे। इन द बिगनिंग देयर वाज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। शुरू में वहाँ पर लोकतंत्र व्यवस्था थी, बट लेटर ऑन, लेकिन बाद में मोनार्कियल, वहाँ पे मोनार्की आ गया, सिस्टम आ गया, एस्टेब्लिश हो गया। द किंग बिलीव्ड इन डिवाइन प्रिंसिपल। जो राजा होता था वहाँ का, वो दैवीय सिद्धांतों पर वो विश्वास रखता था। द किंग वॉज सुप्रीम कमांडर
जज एंड द हाईएस्ट ऑफिशियल ऑफ द स्टेट। जो राजा होता था वो सबसे बड़ा सुप्रीम कमांडर माना जाता था, उसी को जज भी उसको, न्यायाधीश भी उसे माना जाता था, और हाईएस्ट ऑफिसर, सबसे उच्च ऑफिसर उसे उस राज्य का माना जाता था। फॉर द कन्वेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हिज एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू मैनी प्रोविंस। उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो कई प्रांतों में डिवाइड थी, बटी हुई थी। द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, जो प्रांतों के जो गवर्नर राज्यपाल हुआ करते थे, वाज इलेक्टेड बाय द किंग हिमसेल्फ, उन्हें राजा स्वयं अपने आप इलेक्टेड करता था। द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नर वाज टू कलेक्ट, और जो मेन काम होता था वहाँ के राज्यपाल का वो होता था टैक्सेस को कलेक्ट करना, एंड मेंटेन पीस एंड असिस्ट द किंग इन टाइम ऑफ द वार, और उस राज्य में, उस प्रांत में व्यवस्था बनाए रखना, टैक्स को कलेक्ट करना, और युद्ध हो जाए, युद्ध आ जाए तो राजा का असिस्टेंट बनना, ये वहाँ के गवर्नर के मुख्य काम हुआ करते थे। अब जो मेसोपोटामिया है, उसका जो इकोनॉमिक लाइफ है, जो आर्थिक जीवन है, उसके बारे में दिया है। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द मेसोपोटामिया वॉज ऑल्सो वेरी डेवलप। वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था थी मेसोपोटामिया सभ्यता की, वो भी बहुत डेवलप थी। दे यूज टू डू एग्रीकल्चर, वे कृषि किया करते थे। एग्रीकल्चर वाज क्वाइट डेवलप, और कृषि बहुत अच्छे से होती थी वहाँ पर। दे हैड बिल्ट डैम्स ऑन रिवर फॉर इरिगेशन। जो मेसोपोटामिया के जो व्यक्ति थे वो नदियों पर बांध बनाए उन्होंने, ताकि वो सिंचाई कर सकें अपने कृषि के लिए। दे वर फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ, और जो मेसोपोटामिया के जो व्यक्ति थे वो टीन, कॉपर एंड ब्रॉन्ज से भी वो जागरूक थे, उनका उपयोग भी वो करते थे। दे वर आल्सो गुड क्राफ्टमैन, और वहाँ पर क्राफ्टिंग का भी काम होता था वहाँ पर मेसोपोटामिया में। दे न्यू, वो जानते थे हाउ टू वेव क्लोथ, कपड़े कैसे बुने जाते हैं, बिल्डिंग बनानी, एंड ऑर्नामेंट एंड मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सारे वहाँ पर चीज़ों को वो जानते थे। दे आल्सो ट्रेड विद देयर नेबर एंड नेबरिंग कंट्री, और जो मेसोपोटामिया के जो व्यक्ति थे वो दूसरे देशों से भी व्यापार रखते थे। जो मेसोपोटामिया की जो रिलीजियस लाइफ थी उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। द पीपल ऑफ मेसोपोटामिया वर्शिप्ड मैनी गॉड एंड गॉडेस। मेसोपोटामिया के जो व्यक्ति होते थे वो बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। ईच सिटी हैड ईच अवन प्रोटेक्टिव एंड डाइटी। हर शहर का, हर जो सिटी होती थी, जो मतलब कस्बा होता था, उसका अपना देवी देवता होता था। पीपल यूज टू मेक देयर आइडल्स, और जो व्यक्ति होते थे वो अपनी मूर्तियाँ बनाते थे, पूजने के लिए आइडल्स बनाते थे। एंड इंस्टॉल देम, और उन्हें स्थापित करते थे इन टेम्पल्स, मंदिर में उन्हें स्थापित कर देते थे। द सुमेरियन कॉल्ड देयर टेम्पल, जो सुमेरियन सभ्यता थी उसके व्यक्ति मंदिरों को बुलाते थे जिगुरात। जिगुरात सुमेरियन व्यक्ति के सभ्यता के मंदिरों को कहा जाता था। एंड द जिगुरेट्स वर बिल्ड ऑफ ब्रीफ, और वो ईंटों से ऑन अ हाई हिल, बड़ी हिल, ऊंची हिल पर ईंटों से उस मंदिर को बनाया जाता था। एंड इन द स्केयर्ड एरिया ऑफ द सिटी, जहाँ दूर थोड़ी जगह हो, ओपन एरियाज़ में, वहाँ पर मंदिरों को बनाया जाता था। देयर प्रिंसिपल डाइटीज़ वर समास, उनका जो सैद्धांतिक जो मुख्य जो उनका देवता या देवी देवता हुआ करते थे वो थे समास, जो कि सन को वहाँ पर बोला जाता है, सूर्य को, और सिन जिसका मतलब कि मून होता है, अनु स्काई भगवान को कहते हैं, और एक्लीला एयर हवा के भगवान को बोला जाता है। देयर डाइटीज़, जो ये देवी देवता होते थे, नंबर्ड इन द थाउजेंड, हजारों में उनके देवी देवता थे। द मेन डाइटी ऑफ द बेबीलोनिया पीपल वाज मार्डूक, जो बेबीलोनिया की जो सभ्यता थी वहाँ के व्यक्तियों के जो देवी देवता होते थे वो होते थे मार्डूक। एंड द मेन गोडेस, और जो उनकी मुख्य देवी हुआ करती थी वो थी इस्तार। द मेन डाइटी ऑफ द आइशरेंस, जो तीसरी जो सभ्यता थी आयरिशंस वाज नेम आसुरा, आसुरा उनके देवी देवता हुआ करते थे। द प्राइस्ट हैड अ
ग्रेट इन्फ्लुएंस इन सोसाइटी, वहाँ पर जो पुजारी होते थे उनका बहुत महत्व माना जाता था समाज में। इस तरह का वहाँ रिलीजियस लाइफ थी। अब मेसोपोटामिया की जो सोशल लाइफ थी उसके बारे में क्या कहा गया है। मेसोपोटामिया सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू थ्री सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। वो 3 भागों में उसे बांट दिया गया था, जो वहाँ की समाज को 3 भागों में बांट दिया गया था। द फर्स्ट 2 क्लासेस इंक्लूडिंग हाई पीपल, जो पहली क्लास और दूसरी क्लास के व्यक्ति होते थे वो हाई क्लास के, जो उच्च परिवार से संबंध रखते थे, या राजा या पोप, ये इन सबको रखा जाता था। द पीपल ऑफ थर्ड क्लास लिव्ड इन द पीपल ऑफ दीज क्लासेस लिव्ड इन गुड हाउसेज, और जो पहली और सेकंड क्लास के जो व्यक्ति होते थे वो अच्छे घरों में रहा करते थे। वर गुड क्लोथ, अच्छे कपड़े पहनते थे और उन्हें विशेष अधिकार मिले हुए थे। द क्लास थर्ड पीपल वाज स्लेव, और जो तीसरे एस्टेट के जो व्यक्ति होते थे वो स्लेव, दास होते थे, गुलाम, और एंड लिव इन हट, जो कि झोपड़ियों में रहा करते थे। विमेन हैड अ लो पोजीशन इन मेसोपोटामिया सोसाइटी, जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसमें जो स्त्रियों की स्थिति थी वो बहुत लो थी, उन्हें ज़्यादा ऊंचा दर्जा नहीं दिया जाता था। तो फ्रेंड्स, बस आज मैं यहीं तक कराऊंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आगे भी वीडियो ऐसे ही बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।